2023 का आगाज हो गया है और राहुल गांधी के लिए यह साल बेतहाशा चुनौतियां लेकर आने वाला है। हम ये ना भूलें कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा अपने सबसे निर्णायक, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है, क्योंकि वो पंजाब से होते हुए कश्मीर में प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे जैसे उनकी यात्रा अपने अंजाम की तरफ पहुंच रही है, अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार भी उनके खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहा है। याद कीजिए, अब से 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने आपको बताया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि आरएसएस और बीजेपी उनकी गुरु है, उस बात को लेकर बीजेपी दुष्प्रचार करेगी, और हुआ भी यही। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत दिलचस्प बात कही। आरएसएस को उन्होंने अपना गुरु बता दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि आपको जितना आक्रमण करना है करिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी मुझ पर जितना हमला बोलती है, मैं उतना ही ज्यादा सीखता हूं, और इस लिहाज से आरएसएस और बीजेपी जो है वो मेरी गुरु है। जी हां, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जिनकी हरकतों से, जिनकी बातों से कुछ सीखते हैं, वही तो आपके गुरु होते हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, राहुल गांधी के उस बयान को निकालकर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो वायरल करेगा कि देखो, राहुल गांधी आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे राहुल के अन्य बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। सबसे पहले याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी उन पर हमला बोलती है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस निगाह से वो उनके गुरु हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके एक पंक्ति को उठाकर उनके खिलाफ झूठ फैला रही है। उन्होंने क्या कहा था बाद में, मगर उनके खिलाफ दुष्प्रचार क्या चल रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों, वो शख्स जिन्होंने राहुल गांधी की दाढ़ी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं, यानी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा था कि राहुल गांधी को नागपुर जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। अगर वो बीजेपी को गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए, उनका नागपुर में स्वागत है, उन्हें भारत माता के ध्वज को पहले गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। अरे भाई हेमंत बिस्व शर्मा जी, क्या कह दिया आपने? क्या आप भूल गए कि नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय था, वहां 52 साल तक भारतीय तिरंगा नहीं फहराया गया था, और जब 3 मतवाले वहां पर तिरंगा फहराने के लिए आए थे तो उन पर आरएसएस ने केस कर दिया था। तो ये ताना काहे दे रहे हैं आप कि राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय ध्वज के सामने सिर झुकाएं या फिर गुरु दक्षिणा दें? पहले आरएसएस को तो समझा दीजिए कि वो भारतीय तिरंगे का अपमान ना करें, उसका सम्मान करें, जो उन्होंने 52 साल तक नहीं किया था। बात यहां नहीं रुकती। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। अनिल विज ने रविवार 1 जनवरी को कहा कि अगर आरएसएस और बीजेपी को ये राहुल गांधी गुरु मानते हैं तो इनके मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं वे स्वतः दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि आरएसएस ने सदैव देशभक्ति का संदेश दिया है। हां, यह बात अलग है कि यही आरएसएस जो है कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बना, जो कि 1942 में हुआ था। ये ना भूलें, आरएसएस के इतने बड़े चेहरे माननीय सावरकर जी, उन्होंने आधा दर्जन माफी की चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को। तो अनिल विज जी, जरा इन 2 सवालों के जवाब भी दे दीजिए। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है, आपको यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने दरअसल आरएसएस और बीजेपी के बारे में क्यों कहा था कि वो उनके गुरु समान है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और ख़ासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है।
तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह और अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। अब आप बताइए, क्या इस बयान के बाद इसका किसी भी सूरत में दुष्प्रचार किया जा सकता है? मगर ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि वो इस पर भी झूठ बोल सकती है। आपके सामने बिहार में नेता शहनवाज हुसैन का यह बयान, कह रहे हैं राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए, आरएसएस और बीजेपी से थोड़ा अंश लेंगे तो उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से दुष्प्रचार पर अपनी राजनीति कर सकते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के एक बयान को उठाकर उसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। और यही नहीं, माननीय रवि किशनबा, जी हां वही, जिंदगी झंडबा फिर भी, जी हां, उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसा है। रवि किशन ने कहा है कि राहुल गांधी का अगला पड़ाव हिमालय होगा, यहां वो उघारे बदन यानी नंगे बदन रहकर तप करेंगे। उत्तर प्रदेश तक से बातचीत के दौरान रवि किशन ने ये तमाम बातें कही। रवि किशन जी, मैंने आपकी एक फिल्मवा का एक छोटा सा दृश्यवा देखा था, ज्वाला मंडी, उघारे बदन की जो आप बात कर रहे हैं, हम तो ये भी देख चुके हैं आपको, जहां भगवा का कितना सम्मान कर रहे थे। वो भगवा जो हिंदू धर्म में इतना सम्मानित है, तो जब आप उघारे बदन की बात कर रहे थे तो कृपया इसके बारे में भी बता दीजिए। ये जो ज्वाला मंडी में जो आप जो भी ज्वाला लगा रहे हैं, इसके बारे में। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती साल 2023 में होने वाली है, वो है दुष्प्रचार। ये ना भूलें कि कश्मीर में जब उनकी यात्रा पहुंचेगी तब उनके साथ कदम ताल मिलाएंगी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अभी से इनके पालतू पत्रकारों ने उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें इस सरकार की एक पालतू पत्रकार हैं, कुछ शीला उनका ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात पर तंज कसा है। मोहतरमा हमें यह बताना भूल गई कि इन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक सरकार चलाई थी। 3 साल तक सरकार चलाई थी। तब इन पत्रकारों के मुंह पर ताला लग जाता है दोस्तों। मगर आज जब महबूबा मुफ्ती ने फैसला लिया है कि वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, तो इस मुद्दे पर हमला किया जा रहा है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जहां राहुल गांधी 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पर लगाम लगाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्व गुरु की तरह विश्व जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, दुनिया जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। अब हो क्या रहा है कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता हासिल हो गई है। अब इनके पालतू पत्रकारों की ये लगने लगा है कि इसके बाद भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। अरे भैया, उस लिहाज से तो इंडोनेशिया को भी विश्व गुरु बन जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले G20 देशों की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। तो क्या इंडोनेशिया भी विश्व गुरु बन गया? नहीं। और यह भी कहा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसानियत का संदेश देंगे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है कि वो इंसानियत का संदेश हमारे देश के अंदर दें। जी हां, जब देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, जब किसानों को बदनाम किया जाता है, जब इस सत्ता से सवाल करने वालों को बदनाम किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। अब हम इन पालतू पत्रकारों की मान लें कि 30 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया जोड़ो आंदोलन पर निकलेंगे या दुनिया जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे,
पहले भारत के अंदर एकता का संदेश दे दीजिए, जो कहीं ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी के सामने एक और चुनौती आने वाली है इन राज्यों की शक्ल में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। उनमें से ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी चुनौती है। इन 4 राज्यों में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पालतू मीडिया के जरिए राजस्थान में सांप्रदायिकता का जो कढ़ौआ है ना, सांप्रदायिकता की जो कढ़ाई है, उसे लगातार गर्म कर रही है, तेल को लगातार गर्म कर रही है, और राजस्थान के कई इलाकों में इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भी अपनी तकरार चल रही है। लिहाजा राजस्थान में बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी इस चुनौती से निपटें। दोनों नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है। बहुत जरूरी है कि इन दोनों नेताओं को यह संदेश दिया जाए कि वो एक मत होकर राजस्थान में कांग्रेस के लिए काम करें, मगर इनके बीच में जबरदस्त मतभेद है। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का काम सामान्य से बेहतर रहा है, मगर कई चुनौतियां हैं। मसलन उनकी जो अपनी टकरार चल रही है टीएस सिंहदेव के साथ, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दोनों के बीच में लगातार टकराव चल रही है। और फिर मामला आया सौम्या चौरसिया का, जो कि भूपेश बघेल की खास ब्यूरोक्रेट थी। वो अब जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर एक्शन लिया है। यह एक और मुद्दा है जो भूपेश बघेल की गले की फांस बना हुआ है। जहां तक बात है कर्नाटक की, कर्नाटक में दोस्तों राहुल गांधी को बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली थी, खासकर उन इलाकों से भी जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। मगर यह ना भूलें कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी लगातार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हिजाब के जरिए हो या अन्य मुद्दों के जरिए। मगर यहां भी कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। कर्नाटक के अंदर उनके जो निर्विवादित सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो है सिद्धरमैया, मगर सिद्धरमैया को चुनौती मिल रही है डीके शिव कुमार से। अब डीके शिव कुमार जो है वो जनाधार वाले नेता नहीं है, मगर वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 10 जनपद के बहुत करीबी हैं। अब हो क्या रहा है कि कर्नाटक के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में तकरार पैदा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी माहौल का सांप्रदायिकरण कर पाई, तो कर्नाटक में भी पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। राहुल के सामने यह चुनौती भी बदस्तूर बनी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दोस्तों मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से हालात संभल नहीं रहे हैं। ऊपर से पार्टी ये लगातार कोशिश कर रही है कि अनर्गल मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाया जाए। मसलन उनके जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा पठान फिल्म को लेकर बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं। तो ये बेवजह का जो विवाद है, पार्टी को लगता है कि इस तरह के मुद्दों को तूल देकर वो एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त बेतहाशा आत्मविश्वास है। यही नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी से बाहर चले गए हैं, इसलिए अब किसी तरह के कोई अंदरूनी टकराव की स्थिति भी बहुत कम हो जाती है। तो मध्य प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस में जबरदस्त आत्मविश्वास है, मगर अभी 1 साल है। क्या साल के अंत में जाते जाते तक यह आत्मविश्वास बना रह पाएगा, इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। तो ये तमाम चुनौतियां दोस्तों इस साल, मगर जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है दुष्प्रचार की, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी। इसके अलावा 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 के लिए अगर राहुल चाहते हैं या कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जाए, तो जरूरी है कि इन 9 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे।